अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। मेरी वॉइस आ रही है क्लियर? जी मैम आ रही हूँ। ठीक है। वेरिएबल हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो आप सबको क्लियर हो गया था? जी मैम। ओके। आज हमने स्टार्ट करना है अपना यूनिट नंबर 2, जिसका नेम है ऑर्गेनाइजिंग एंड डिस्प्लेइंग डाटा। बहुत इजी टॉपिक है ये हमारा, ऑर्गेनाइजिंग एंड डिस्प्लेइंग डाटा का। आपको इंशाल्लाह अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले देखेंगे। मैम जी वो जो टाइप ऑफ वेरिएबल और स्केल वो फर्स्ट यूनिट का ही पार्ट था। हाँ जी, उसी का था। ठीक है। जी। इससे सबसे पहले हम इसकी डिफाइन को डिस्कस करेंगे। डिफाइन ऑर्गेनाइजिंग एंड डिस्प्लेइंग डाटा। कि ऑर्गेनाइजिंग एंड डिस्प्लेइंग डाटा क्या होता है? ठीक है, पहले तो नाम से ही चीजें पता चल रही हैं। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है कि चीजों को ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। एंड डिस्प्लेइंग डाटा, डिस्प्ले का नाम से ही पता चल रहा है कि चीजों को आपने किस तरह से डिस्प्ले करना है। In biostatistics, organizing and displaying data involve the process of collecting। ठीक है, ये किसका प्रोसेस क्या है कि डाटा को आपने कलेक्ट करना है, उसको अरेंज करना है एंड प्रेजेंट डाटा रिलेटेड टू हेल्थ, मेडिसिन एंड बायोलॉजी इन अ क्लियर एंड मीनिंगफुल वे टू फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है। क्या कह रहे हैं इसमें वो कि आप हेल्थ, मेडिसिन और बायोलॉजी से, ठीक है, एक जो डाटा होता है, जो भी डाटा आप ले रहे हैं वहां से, तो इस ऑर्गेनाइजिंग एंड डिस्प्लेइंग डाटा का काम क्या होता है कि उनको कलेक्ट करना, उनको अरेंज करना और उनको प्रेजेंट करना। ठीक है। ताकि इजीली जो चीजें हैं वो समझ में आ सकें कि हम क्या उसको एनालिसिस कर रहे हैं या क्या उसकी इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, वो चीजें हमें आसानी से समझ में आ जाए। जब डाटा को हम ऑर्गेनाइज कर लेते हैं ना किसी भी मीनिंगफुल वे में, तो हमें वो चीजें समझ आ रही होती हैं कि डाटा किस फॉर्म में लिया गया है, डाटा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है। और डिस्प्ले से हमें चीजें और ज्यादा क्लियर पता चल जाती हैं कि हमने किस तरह से उनको डिस्प्ले करना है। This helps in understanding patterns, trends, and relationships within the data, making it easier to analyze and interpret the information effectively। ठीक है, इससे हमें क्या हेल्प मिलती है कि हम पैटर्न्स को, ट्रेंड्स को, रिलेशनशिप जो डाटा का होता है आपस में, उनको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और ये मेकिंग इट इजियर टू एनालाइज, ये एनालाइज करने में हमें काफ़ी हेल्पफुल साबित होते हैं। हमें इजी होता है कि इजीली हम उसको क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं एंड इंटरप्रेट द इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली। और जो भी इंफॉर्मेशन है उसकी हम इंटरप्रिटेशन बना सकते हैं। ठीक है। तो ये काम होता है सारा डिस हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग एंड डिस्प्लेइंग डाटा का। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्गेनाइजिंग डाटा। ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग डाटा इन्वॉल्व्स अरेंजिंग डाटा। ठीक है, इन्वॉल्व्स क्या होता है इसके अंदर कि डाटा को आपने किस तरह से अरेंज करना है इन अ स्ट्रक्चर्ड एंड लॉजिकल फॉर्मेट। अब वो हमारे पास स्ट्रक्चर्ड फॉर्म भी हो सकती है या लॉजिकल फॉर्मेट भी हमारे पास हो सकता है, टू फैसिलिटेट एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है। तो इसमें हमें क्या हेल्प मिलती है कि हम डाटा कुछ तरीके से जब अरेंज कर लेते हैं तो उससे हमें काफ़ी हेल्प मिल जाती है कि हम किस तरह से हम डाटा को एनालिसिस एनालिसिस करना है, किस तरह से उसकी इंटरप्रिटेशन करनी है। द स्टेप्स इन्वॉल्व इन ऑर्गेनाइजिंग डाटा आर। डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ स्टेप्स यहाँ पे लिखे हुए हैं कि डाटा को किस तरह से हमने ऑर्गेनाइज करना है। फर्स्ट स्टेप हमारे पास होता है डाटा कलेक्शन का। ठीक है, कि आपने डाटा कलेक्शन करना है। सबसे पहले जो काम होता है आपका ऑर्गेनाइजिंग डाटा के लिए, गैदरिंग डाटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। डिफरेंट सोर्सेज से आपने क्या करना है, डाटा को गैदर कर लेना है, कलेक्ट कर लेना है। सेकंड हमारे पास क्या होता है, डाटा क्लीनिंग। ठीक है, डाटा क्लीनिंग से मुराद ये है कि आपने जितने भी एरर्स आ रहे हैं उस डाटा के अंदर उसको रिमूव कर देना है। ठीक है, इनकन्सिस्टेंसीज जो आ रही होती है डाटा के अंदर, वो मिसलीडिंग आ जाती है, मिसिंग वैल्यूज आ जाती हैं, इन सब को आपने क्या करना है, रिमूव करना है। तो हमारे पास ये क्या होता है, डाटा क्लीनिंग के अंदर आता है। सबसे पहले आपने डाटा कलेक्ट किया, उसके बाद आपने डाटा को क्लीन किया। ठीक है, जितने एरर्स आ रहे हैं, जितनी कंसिस्टेंसी बेहतर नहीं है, उसको आप रिमूव कर दें। और मिसिंग वैल्यूज जो है उनके बारे में आप क्या कर लें, जान लें। ठीक है। थर्ड हमारे पास है डाटा ट्रांसफॉर्मेशन। फिर आपने क्या करना है कि डाटा को ट्रांसफॉर्म करना होता है, कन्वर्टिंग डाटा फ्रॉम द फॉर्मेट टू अनदर। ठीक है, आपने डाटा को कन्वर्ट कर देना होता है किसी भी और फॉर्मेट के अंदर। ठीक है। फोर्थ वन हमारे पास है डाटा रिडक्शन। ठीक है, सिंप्लीफाइंग डाटा बाय एग्रीगेटिंग
फिल्टरिंग और समराइजिंग। डाटा की डिडक्शन कर देनी है, आपने डाटा को बहुत सिंपल फॉर्म में ले आना है, ताकि इजीली आप क्या कर सकें, उसकी समरी बना सकें, उस पर काम कर सकें। डाटा को रिडक्शन यही होता है कि डाटा के जितने भी आप कह सकते हैं ना कि टफ उसके अंदर बातें लिखी हुई हैं या कुछ इस तरह से लिखा, तो आप उसको इजी वर्ड में कन्वर्ट कर लें, ताकि आपको डाटा इजीली समझ में आ सके, ठीक है ना। जब भी आपको कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया जाता है, आपसे यही कहा जाता है ना कि उसकी स्टेटमेंट जो है वो अच्छे तरीके से आप रीड आउट कर लें, उसमें से काफी आपको क्या होती है, हेल्प हो जाती है। तो जब अच्छे से आप उसकी रिडक्शन कर लेंगे, अच्छे से उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो आपको क्वेश्चन क्या लगेगा, इजी लगेगा। तो ये कुछ स्टेप्स है हमारे पास कि डाटा को हमने ऑर्गेनाइज किस तरह से करना है, ठीक है। वो हमारे पास फर्स्ट स्टेप था डाटा कलेक्शन का, सेकंड था डाटा क्लीनिंग, थर्ड हमारे पास है डाटा ट्रांसफॉर्मेशन, और फोर्थ वन हमारे पास क्या था, डाटा रिडक्शन। ऑर्गेनाइजिंग डाटा के लिए कुछ स्टेप्स थे, इनको आपने फॉलो करना है। सेकंड हमारे पास हमने बात की थी इस डिफाइन के अंदर, हमारे पास एक और बात थी चैप्टर के अंदर, डिस्प्लेइंग डाटा, कि डाटा को हमने डिस्प्ले किस तरह से करना है। डिस्प्लेइंग डाटा इन्वॉल्व प्रेजेंटिंग डाटा, ठीक है, इन अ विजुअल एंड मीनिंगफुल फॉर्मेट टू फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन। डिस्प्लेइंग डाटा के अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है कि हमने उसको किस तरह से डाटा को प्रेजेंट करना है इन अ विजुअल एंड मीनिंगफुल फॉर्मेट। विजुअल रिप्रेजेंटेशन अगर आप कर लें, उसकी मीनिंगफुल फॉर्मेट होना चाहिए टू फैसिलिटेट, जिससे हमें ये आसानी होती है कि अंडरस्टैंडिंग, कि हम उसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें, एक विजुअल, यहाँ पे आपको एक शो हो रही होगी डायग्राम, ये उन्होंने विजुअल रिप्रेजेंटेशन करके दिखाई है आपको, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने क्या करना होता है, विजुअलाइज करना होता है चीज़ों को, इस तरह से कर लें, डिस्प्ले कर लें, या आप टेबल्स बना लें। स्ट्रेटेजिस्ट हम जाहिर बात है स्टडी करें तो उसके अंदर हम यही दो बातें करेंगे, या हम टेबल्स के थ्रू, या हम ग्राफ के थ्रू, या चार्ट्स के थ्रू, हम किसी तरह भी हम इसको क्या कर सकते हैं, फैसिलिटेट शो कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। द स्टेप्स इन्वॉल्व इन डिस्प्लेइंग डाटा आर, उसी तरह इसके भी कुछ स्टेप्स हैं, हम इसको फॉलो कर लेंगे तो हमें आसानी होगी। सबसे पहले जो स्टेप है वो है चूजिंग अ विजुअलाइजेशन टूल। आपने जिस तरह से विजुअलाइज करना है उस टूल को आप क्या कर लेंगे, चूज कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्टिंग अ सूटेबल टूल टू विजुअलाइज डाटा, मतलब आपने किस तरह से विजुअलाइज करना है, ग्राफ के थ्रू करना है, चार्ट के थ्रू करना है, पहले आप इस चीज को चूज कर लें। सेकंड हमारे पास है क्रिएटिंग अ विजुअलाइजेशन, फिर आप क्या करेंगे, वो अपने विजुअलाइजेशन को आप क्रिएट कर लें। यूजिंग द चूजन टूल टू क्रिएट अ विजुअलाइजेशन, जो आपने टूल अपना चूज किया है कि हाँ जी मैंने ग्राफ पे शो करवाना है, या चार्ट पे, या टेबल्स के थ्रू, तो आप उसको जो चूज कर लिए उसके मुताबिक अब आप क्या कर दें, अपना जो विजुअलाइजेशन है उसको क्रिएट कर लें। थर्ड वन हमारे पास है कस्टमाइजिंग द विजुअलाइजेशन, टेलरिंग द विजुअलाइजेशन टू मेक इट क्लियर एंड मीनिंगफुल। फिर आपने कस्टमाइज उसको, खुद से विजुअलाइजेशन जो आपने की है उसे कस्टमाइजेशन कर रही है आपने, जिससे आप इजी और क्लियरफुल मीनिंगफुल वे में आप बता दें कि आप क्या समझाना चाह रहे हैं, किस लिए आपने ये विजुअलाइजेशन बनाई है, ताकि आप उसके, जैसे हम पॉइंट्स वगैरह हम लिख देते हैं, वैसे आपने पॉइंट्स वगैरह लिख देनी है, ताकि इसी तरीके से समझ में आ जाए कि क्या बात लिखी गई है, क्यों आपने ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन की है, किस तरह से आपने डाटा को शो किया है, उस चीज के बारे में पता चल जाए। फोर्थ वन हमारे पास है इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स। आई एम सॉरी टू ऑल ऑफ यू। मैं इसका फोर्थ पॉइंट डिस्कस करी थी डिस्प्लेइंग डाटा का, कि हमारे पास जो लास्ट स्टेप, इसका फोर्थ स्टेप है, वो है इंटरप्रिटिंग द रिजल्ट्स, कि रिजल्ट्स की किस तरह से आपने इंटरप्रिटेशन करनी है। एनालाइजिंग द विजुअलाइजेशन, अपनी जो आपने विजुअलाइजेशन बना ली है उसको आपने एनालाइज करना है, ठीक है। एनालाइज का मतलब क्या होता है, आपने बना ली, अब आप उसको फोकस करें, अपना एनालाइज करें कि आपने क्या बनाई है विजुअलाइजेशन, उसको एनालाइज करने के बाद आप उसका कंक्लूजन ड्रॉ करें, कि कंक्लूजन क्या होता है, एक रिजल्ट होता है बताना, या इंटरप्रिटेशन होती है कि आप बताते हैं कि हमने इस तरह से विजुअलाइजेशन की है, इसकी इंटरप्रिटेशन ये है, इसको बनाने का मकसद क्या था। तो ये सारी चीज़ें हमारी किस में आती हैं, इंटरप्रिटेशन या कंक्लूजन इसके अंदर आती हैं। मैम एक दफा डिस्प्लेइंग डेटा सारा रिव्यू करा दें।
ओके। डिस्प्लेइंग डाटा क्या होता है कि डाटा को आपने किस तरह से डिस्प्ले करना है। ठीक है, डिस्प्ले क्या होता है कि किसी चीज को आपने, हम डिस्प्ले करते हैं किसी भी चीज को, अगर आप कहें तो डिस्प्ले वे में आ जाए, आप उसका विजुअलाइजेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, आप कोई चीज बना के दिखा रहे होते हैं। वो आप किसी चीज भी बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। अगर हम बायोस्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, उसके लिए हम बार्स बनाते हैं, ग्राफ्स बनाते हैं, चार्ट्स बनाते हैं, अपने डाटा को एक विजुअलाइज फॉर्म में करके दिखाते हैं, मतलब पिक्चर्स में जैसे हम कन्वर्ट कर देते हैं। एक डाटा टेबल फॉर्म में लिखा होना, ठीक है, और एक डाटा को विजुअलाइज करने में बहुत फर्क होता है। और अमूमन ऐसा होता है ना कि आपको ग्राफ की चीजें ज्यादा अच्छी समझ में आ रही होती हैं, क्योंकि वो हर चीज जो है वो डिटेल से बताई जा रही होती है। तो हमारा जो डिस्प्लेइंग डाटा, ये हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन होता है बायोस्टैटिस्टिक्स के अंदर, कि अपने चीजों को, अपने डाटा को हम अच्छे से विजुअलाइज कर सकें। ठीक है, डिस्प्लेइंग डाटा इन्वॉल्व प्रेजेंटिंग डाटा इन अ विजुअल एंड मीनिंगफुल फॉर्मेट। ठीक है, फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन, वही बात है कि डाटा को आपने विजुअलाइज कर देना है। ठीक है, एक मीनिंगफुल फॉर्मेट के अंदर, ताकि इजीली चीजें जो हैं वो समझ में आ जाए। उसके लिए कुछ स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं, कि हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं कि डिस्प्लेइंग डाटा को किस तरह से हमने क्रिएट करना है। सब जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप होता है वो है चूजिंग अ विजुअलाइजेशन टूल। ठीक है, आपने अपना विजुअलाइजेशन टूल को सिलेक्ट कर लेना है कि मैंने कौन सा टूल जो है वो चूज करना है, उसी पे मैंने अपनी डाटा को विजुअलाइज करना है। अब वो आप चूज कर लेंगे, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आपके पास टेबल्स की फॉर्म है, ग्राफ है, बार्स हैं, चार्ट्स हैं, आप कोई भी बना सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने अपना एक ग्राफ का जो है ना वो ऑप्शन वो सिलेक्ट कर लिया है, कि मेरे पास जो मैंने चूज किया है, सिलेक्ट किया है मैंने अपना सूटेबल टूल फॉर विजुअलाइजेशन डाटा, वो मेरे पास है ग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप मैं क्या करूंगी, क्रिएटिंग अ विजुअलाइजेशन। अब मैंने अपना टूल सिलेक्ट कर लिया है कि मैंने ग्राफ बनाना है, तो मैं क्या करूंगी, उसको क्या कर दूंगी, इंप्लीमेंट कर दूंगी, ग्राफ बना दूंगी। क्रिएटिंग अ विजुअलाइजेशन, जो आपने अपनी विजुअलाइजेशन सोची है कि आपने ये बनाना है, इस तरह से विजुअलाइज कराना है, तो आप वो बना दें। थर्ड स्टेप हमारे पास क्या होता है, कस्टमाइजिंग द विजुअलाइजेशन। आपने अपनी विजुअलाइजेशन को कस्टमाइज करना है, खुद बनाना है, और चीज़ों को आपने अच्छी तरीके से बताना है कि ये चीज़ मैंने किस लिए बनाई गई है। क्योंकि डाटा में अगर जो चीज़ लिखी गई है उसको आप एज इट इज़ फॉर्मेट ना लिखें, आप उसको इजी वे में बताएं, ताकि फिर उन चीज़ों में फर्क रहे। फोर्थ वन हमारे पास है इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स। लास्ट स्टेप क्या होता है कि आपने जो आपने बना लिया अपना विजुअलाइजेशन, अब आपने उसकी इंटरप्रिटेशन करनी है। इंटरप्रिटेशन किस तरह से करते हैं कि आप चीज़ों को एनालाइज करते हैं, उसके बारे में थिंकिंग करते हैं कि आपने बनाया, इसके बनाने का मकसद क्या था, ठीक है, इसको क्यों बनाया गया, किस तरह से हमने विजुअलाइज किया। तो ये सारी चीज़ें हमारी आती है कंक्लूजन, इसको हम इंटरप्रिटेशन या रिजल्ट भी कह सकते हैं। कि आपने कोई अपने क्वेश्चन जैसे हम करते हैं तो उसका हम रिजल्ट बताते हैं कि ये रिजल्ट ये आया है इसको सोल्व करने के बाद। तो इसी तरह आपने इंटरप्रिटेशन करनी होती है, आपने बताना होता है कि मैंने जो विजुअलाइजेशन की है वो मैंने इसलिए की है, इसका मकसद ये था, इसको इस तरह से मैंने विजुअलाइज किए। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, आपकी इंटरप्रिटेशन के अंदर आती हैं। तो लास्ट स्टेप आपने क्या करना होता है, इंटरप्रिटेशन करनी होती है, आपने बताना होता है कि आपने किस तरह से ग्राफ बनाया है। क्लियर है। जी मैम, थैंक यू। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ जी ऑर्गेनाइजिंग मैम, थैंक यू डेटा। सो मच। ऑर्गेनाइजिंग एंड डिस्प्लेइंग डाटा के हमारे पास कुछ टाइप्स हैं, वो हम देख लेते हैं। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड डिस्प्लेइंग डाटा। ठीक है, हमारे पास बहुत सारी टाइप्स हैं वैसे तो ऑर्गेनाइजिंग और डिस्प्लेइंग डाटा की, लेकिन जो हम बायोस्टैटिस्टिक्स के अंदर मोस्ट कॉमनली यूज कर रहे होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आती है बात टेबल्स की। ठीक है, अब मैं आपको सिर्फ यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग एंड डिस्प्लेइंग डाटा दोनों की बता रही हूँ, ठीक है ना। तो टेबल जो होता है ना वो बेसिकली यूज होता है और डाटा ऑर्गेनाइजिंग। जब आप डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसका बेस्ट भी होता है कि आप उसका टेबल बना लें। तो टेबल बनाने से हमें काफ़ी हेल्प मिल जाती है। प्रेजेंटिंग डाटा इन अ टेबुलर फॉर्मेट, ठीक है, एक टेबुलर फॉर्मेट में ये प्रेजेंट डाटा करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। सेकंड हमारे पास है चार्ट्स, यूजिंग चार्ट्स टू डिस्प्ले डाटा। ठीक है, आप चार्ट्स को यूज करते हुए क्या कर सकते हैं, अपने डाटा को डिस्प्ले कर सकते हैं। सच एज, अब कौन कौन से चार्ट्स हम यूज करते हैं, बार चार्ट्स, पाई चार्ट्स एंड लाइन चार्ट्स। ये हमारे पास चार्ट्स होते हैं जो कि हम यूज करते हैं, ठीक है, मोस्ट कॉमनली। थर्ड हमारे पास जो ऑप्शन है वो है ग्राफ का। ठीक है, हम जो ग्राफ यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं विजुअलाइजेशन के लिए करते हैं, कि डाटा को हमें जब विजुअलाइज करना है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ग्राफ यूज करते हैं। जब वो हमारे पास कौन कौन से ग्राफ हम यूज करते हैं, हमारे पास स्कैटर प्लॉट्स है, हिस्टोग्राम्स है, बॉक्स प्लॉट्स हैं, बार ग्राफ होते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट ग्राफ्स होते हैं जो कि हम यूज करते हैं फॉर विजुअलाइजिंग डाटा। फोर्थ वन हमारे पास है प्लॉट्स।
ठीक है, हम प्लॉट्स यूज करते हैं फॉर क्रिएटिंग प्लॉट्स टू डिस्प्ले डाटा। डाटा को डिस्प्ले करने के लिए हम प्लॉट्स को जो है वो क्रिएट करते हैं। अब वो प्लॉट्स कौन कौन से हैं? सच एज लाइन प्लॉट्स, बार प्लॉट्स एंड स्कैटर प्लॉट्स। इनको भी हम यूज करते हैं फॉर डिस्प्लेइंग डाटा। ठीक है, डाटा को डिस्प्ले करने के लिए। फिफ्थ वन हमारे पास क्या होता है? मैप्स। ठीक है, मैप्स इसलिए यूज करते हैं, यूजिंग मैप्स टू डिस्प्ले, ठीक है, जियोग्राफिकल डाटा। जियोग्राफिकल डाटा को डिस्प्ले करने के लिए हम जाहिर बात है मैप्स का यूज करते हैं। अब जो हमारे पास मैप्स होते हैं वो भी तो हमें क्या शो करवा रहे होते हैं? जियोग्राफिकल डाटा को शो करवा रहे होते हैं ना। हमारे पास विजुअलाइजेशन होती है होल वर्ल्ड की, हमारे पास बहुत सारे मैप्स होते हैं जो कि हमें बता रहे होते हैं, लोकेशन बता रहे होते हैं, ठीक है, एड्रेस बता रहे होते हैं। तो सारी चीजें हमारे पास क्या आती हैं? फॉर ऑर्गेनाइजिंग और डिस्प्लेइंग डाटा के लिए हम यूज करते हैं। डाटा को जब भी हमने ऑर्गेनाइज करना होगा या डाटा को जब भी हमने डिस्प्ले करना होगा तो उसके लिए हम यूज करते हैं ये टेबल, चार्ट्स, ग्राफ्स, प्लॉट्स एंड मैप्स। नेक्स्ट हमारे पास है बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड डिस्प्लेइंग डाटा। किसी चीज़ के बेनिफिट्स होते हैं तो हम उसको यूज करते हैं ना, तो इसके बेनिफिट्स कुछ हम डिस्कस कर लेंगे। Organizing and displaying data offers several benefits. First one is improved understanding. ठीक है, इससे जो सबसे ज्यादा फायदा हमें यही होता है कि हमें अंडरस्टैंडिंग करने में क्या होती है? इंप्रूवमेंट हो जाती है हमारी। हम चीजों को अच्छे से समझ पा रहे होते हैं। ठीक है, फैसिलिटेट्स कंप्रीहेंशन ऑफ कॉम्प्लेक्स डाटा। इवन कि हमारे पास जो रफ डाटा दिया होता है, मतलब हंड्रेड हंड्रेड वैल्यूज हमें दे दी जाए और आपसे कह दिया जाएगा, आप उसकी क्या होती है? कंप्लेक्शन का आप शिकार हो जाते हैं, आपको समझ नहीं आ रही होती कि डाटा किस फॉर्म में दिया गया है, किस तरह से मैंने इसको करना है। तो जब आप डाटा को अरेंज कर लेते हैं ना एक फॉर्मेट के अंदर, कोई आप स्टैटिस्टिकल टेक्निक लगा देते हैं या विजुअलाइजेशन कर देते हैं, तो आपको क्या होता है? चीज़ों को समझने में आपकी इंप्रूवमेंट हो जाती है, आप उसको अच्छे से समझ पा रहे होते हैं। सेकंड जो इसका है, बेटर डिसीजन मेकिंग। जब आप ऑर्गेनाइजिंग और डिस्प्लेइंग डाटा की टेक्निक को यूज कर रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं? अपना डिसीजन इजीली बना सकते हैं, बेटर डिसीजन बना सकते हैं। इनेबल्स इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग। ठीक है, आपको डिसीजन बनाने में आसानी होती है। थर्ड हमारे पास इसका बेनिफिट है वो है इंक्रीज्ड एफिशिएंसी। ठीक है, स्ट्रीमलाइन डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस। आपकी जो डाटा की एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, आपके एरर्स नहीं आते हैं, कोई आउटलायर्स नहीं आ जाती हैं, कोई इस तरह की मिसलीडिंग नहीं होती है। आपकी एफिशिएंसी मजीद क्या होती है? स्ट्रोंग हो जाती है और इंक्रीज हो जाती है। फोर्थ वन हमारे पास है इनहेंस्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, कि आपकी जो कम्युनिकेशन है वो आपकी अपनी विजुअल रिप्रेजेंटेशन के साथ क्या होती है? इनहेंस हो जाती है। फैसिलिटेट्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑफ डाटा इनसाइट्स। ठीक है, आपकी जितनी भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन है ऑफ डाटा के साथ वो आपकी क्या होती है? अच्छी तरीके से उनको क्या इनहेंस हो रही होती है, आपको अच्छे से डाटा की समझ आ रही होती है। तो ये सारे हमारे पास थे कुछ बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड डिस्प्लेइंग डाटा। नेक्स्ट हमारे पास है कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स। ठीक है, हम जो टूल एंड टेक्निक यूज करते हैं फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड डिस्प्लेइंग डाटा के लिए वो हम देख लेंगे। सबसे पहले हम यूज करते हैं स्प्रेडशीट्स। मतलब अगर हमने कोई टूल एंड टेक्निक्स लगानी है, अगर हम फॉर एग्जांपल लैपटॉप पे अगर अपने डाटा को विजुअलाइज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए अगर हम स्प्रेडशीट की बात करें तो उसमें हम क्या यूज करेंगे? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है, गूगल शीट्स का यूज करेंगे जब हमने स्प्रेडशीट पे अपने डाटा को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब डाटा को विजुअलाइजेशन की टूल्स जो होते हैं वो हमारे पास वो होते हैं टैबल्यू, पावर BI, D3.J, ETC। ये कुछ हमारे डाटा के विजुअलाइजेशन टूल्स होते हैं। वैसे तो हम इसको हर जगह पे अपनी विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, वर्ड पे भी कर सकते हैं, एक्सेल पे भी कर सकते हैं, पावर पॉइंट में भी कर सकते हैं। लेकिन जो स्टैटिस्टिशियन यूज करते हैं ना एक, ठीक है, ज्यादा डाटा को शो करवाने के लिए उसके लिए वो यूज करते हैं ये वाले डाटा विजुअलाइजेशन टूल्स को। हम यूज नहीं करेंगे, बस स्टडी करेंगे। हम अगर यूज करेंगे तो हम करेंगे स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर्स। वो हम कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज करेंगे? R यूज करते हैं, पैथॉन यूज करते हैं, SAS यूज करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं स्टैटिस्टिकल के जो कि हम यूज करते हैं। बाय यूजिंग दीज टूल्स एंड टेक्निक्स यू कैन इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज एंड डिस्प्ले योर डाटा। ठीक है, इन ऑर्गेनाइजिंग की जो हमने बात की है टूल एंड टेक्निक्स की वगैरह, इनको यूज करते हुए आप अच्छे तरीके से अपने डाटा को डिस्प्ले कर सकते हैं और उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगर आपने करना हो लैपटॉप वगैरह पे इस तरह से तो हम करते हैं। लेकिन आपका जाहिर बात है कोई आपका प्रैक्टिकल वगैरह नहीं होता, तो इसलिए हम इसको मजीद इसको डिटेल से नहीं करेंगे। बाकी यहाँ पे ये आप खुद से रीड कर लीजिएगा, मैं आपको ये आपको PDF से शेयर कर दूंगी, आप इसको देख लीजिएगा। अदर नेम्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड डिस्प्लेइंग डाटा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको ये जो है ना सारा जितना मैंने आपको आज बताया है सारा आपके डिफाइन के लिहाज से कभी भी नहीं आता।
सिर्फ आपके एमसीक्यूज के लिहाज से आज जगह ये क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपने सिर्फ इसके एमसीक्यूज के लिहाज से आपने ये बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं। हम डाटा को सिर्फ ऑर्गेनाइजिंग और डिस्प्लेइंग डाटा के नाम से नहीं कहते हैं। हमारे पास इसके बहुत सारे नाम होते हैं। इसको हम डाटा समराइजेशन भी कहते हैं, डाटा विजुअलाइजेशन भी कहते हैं, डाटा रिप्रेजेंटेशन, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस, डाटा माइनिंग, बिजनेस इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, डाटा एक्सप्लोरेशन, डाटा प्रेजेंटेशन, इंफॉर्मेशन विजुअलाइजेशन, डाटा कम्युनिकेशन, डाटा स्टोर, ठीक है, और डाटा इंसाइट्स। ये बहुत सारे नाम हैं, इसके इनको आपने पढ़ लेना है। ये कोई भी नाम अगर एमसीक्यूज में आ जाता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस तरह का एमसीक्यूज आता है कि ऑर्गेनाइजिंग और डिस्प्लेइंग डाटा को हम ये भी कह सकते हैं, तो ये इस तरह के एमसीक्यूज के फॉर्म में आ जाता है। तो ये लास्ट टाइम भी आया हुआ था एक एमसीक्यूज इस तरह से, इसलिए भी मैं आपको ये लाजमी मैं बता रही हूँ कि आपने इसको स्टडी करना है। तो ये कुछ नाम्स है, हमारे नेम है हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनाइजिंग और डिस्प्लेइंग डाटा के, ठीक है। सारे तो याद नहीं करने, बस आपने अपने माइंड में रखने हैं कि इनको हम इस नाम से कह सकते हैं, ऑर्गेनाइजिंग और डिस्प्लेइंग डाटा को। टेक्निक्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड डिस्प्लेइंग डाटा इन बायोस्टैटिस्टिक्स, ठीक है। एडिशनली सम स्पेसिफिक टेक्निक यूज्ड इन ऑर्गेनाइजिंग एंड डिस्प्लेइंग डाटा इन बायोस्टैटिस्टिक्स इंक्लूड। अब जो हम डिस्कस करेंगे अपने मजीद आगे डिस्कस करेंगे, हम कौन कौन सी करेंगे अपने ऑर्गेनाइजिंग और डिस्प्लेइंग डाटा के लिए। फर्स्ट वन हमारे पास है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस को हम स्टडी करेंगे, हिस्टोग्राम्स को, बार चार्ट्स को, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी को, बॉक्स प्लॉट्स को, ठीक है, हीट मैप्स को, टेबल्स, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, सर्वाइवल एनालिसिस, रिग्रेशन एनालिसिस। तो ये कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स हैं ऑर्गेनाइजिंग और डिस्प्लेइंग डाटा की, जो कि आगे मजीद हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। बाकी ये मैंने कुछ मजीद एडवांटेजेस आपको यहाँ पर दिए हैं, जो भी पीछे बता चुकी हूँ मैं आपको, वही मजीद थोड़े ज़्यादा इंक्रीज यहाँ पे मैंने किए थे। इसको आप देख लीजिएगा एडवांटेजेस को। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस को आप इजीली पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ सकती हैं। उसके अलावा कुछ आगे इसके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। सबसे पहले है टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। ये टाइम कंज्यूमिंग तो होता है, जाहिर बात है, आप डाटा को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अगर आपको फॉर एग्जांपल 100 आपको डाटा दिया गया, 100 सैंपल आपको दिए गए हैं, ठीक है, अगर आप उनसे डाटा ले रहे हैं, अगर आप उसको अरेंज करना चाह रहे हैं, तो टाइम कंज्यूमिंग तो जाहिर बात है वो होगा, ठीक है। अगर 100% का आप डाटा ले रहे हैं, उनकी हाइट्स का डाटा ले रहे हैं या वेट्स की एग्जाम्पल ले लें, अगर आप वो डाटा ले रहे हैं 100% का भी अगर आप ले रहे हैं, तो वो डेफिनेटली टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। आप सबसे पहले उसको कलेक्ट कर रहे हैं डाटा को जाकर, ठीक है, उसके बाद उसको आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो इसमें टाइम लगता है। तो हम सबसे पहला जिसका डिसएडवांटेज है वो यही है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसका डिसएडवांटेज है वो यही है कि टाइम कंज्यूमिंग है ये। ऑर्गेनाइजिंग एंड डिस्प्लेइंग डाटा कैन बी अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। इसका जो जितना भी प्रोसेस है वो टाइम कंज्यूमिंग है, स्पेशली फॉर अ लार्ज डाटा सेट। वही बात आ गई कि जब डाटा सेट आपके पास लार्ज होगा, तब आपको क्या होगी, बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। वरना अगर शॉर्ट डाटा आपको दिया गया तो उसके अंदर तो कोई मुश्किल नहीं है ना, फिर टाइम कंज्यूमिंग भी वो नहीं है। लेकिन अगर आपके पास लार्ज डाटा सेट आ गया तो फिर वो आपके लिए बेसिकली टाइम कंज्यूमिंग है। सेकंड हमारे पास है रिक्वायर्स एक्सपर्टाइज। इफेक्टिव डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल्स इन बायोस्टैटिस्टिक्स एंड डाटा विजुअलाइजेशन, ठीक है। अगर आपको ये कह दिया गया है कि आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो अगर टफ कर दी जाए, अगर आपसे कह दिया जाए चेंजिंग करने के लिए कह दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल आप एक बार अगर डाटा को अपना कर चुके हैं, विजुअलाइज कर चुके हैं, ऑर्गेनाइज कर चुके हैं, तो बीच में अगर आपको कोई चेंजिंग करने के लिए कह रहा था कि इसके अंदर थोड़ी सी ये चेंजिंग कर दी जाए, तो चेंजिंग अगर हम करते हैं ना तो सिर्फ एक वैल्यू में नहीं होती, वो पूरा डाटा ही हमें चेंज करना पड़ता है। तो ये हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड एक्सपर्टाइज, कि आपको जो रिक्वायरमेंट्स दी जाती हैं उसके मुताबिक भी क्या होती है, आपको थोड़ी सी जो है ना वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। थर्ड इसका इशू जो है वो है डाटा क्वालिटी इश्यूज, ठीक है। पुअर डाटा क्वालिटी कैन लीड टू इनएक्यूरेट और मिसलीडिंग रिजल्ट्स। फॉर एग्जांपल ऐसा होता है कि आपके पास डाटा क्वालिटी जो है उसके अंदर काफ़ी इश्यूज आ जाते हैं, पुअर डाटा क्वालिटी होती है, तो उससे आपके रिजल्ट्स क्या होता है, इनएक्यूरेट आ जाते हैं या मिसलीडिंग रिजल्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो फिर आपको उसकी प्रेजेंटेशन को दोबारा से रिवाइज करना पड़ता है। फोर्थ वन हमारे पास है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। वही बात लार्ज डेटा सेट की ही बात करूंगी मैं, कि जब आपके पास इंफॉर्मेशन आपकी ओवरलोड हो जाएगी, कि आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन आ चुकी है कि अब आपको उसको सॉल्व करना मुश्किल हो रहा है, तो आपको मुश्किल आएगी, ठीक है। टू मच डाटा कैन ओवर द ऑडियंस मेकिंग इट डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई की फाइंडिंग्स। उससे भी की फाइंडिंग्स को फाइंड करना ही काफी क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। लास्ट हमारे पास जो इसका डिसएडवांटेज है वो है मिस इंटरप्रिटेशन। इनकरेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑर्गेनाइज डाटा कैन लीड टू फ्लॉड कंक्लूजन्स। वो कहते हैं आपकी जरा सी मिस्टेक जो है ना वो इनकरेक्ट इंटरप्रिटेशन भी अगर आप गलत कर देते हैं,
डाटा को ऑर्गेनाइज करने के बाद, तो वो क्या है, आपकी जो कंक्लूजन है उसको भी क्या करती है, डिस्टर्ब करती है। ठीक है। बाय अंडरस्टैंडिंग द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड डिस्प्लेइंग डाटा इन बायोस्टैटिस्टिक्स, रिसर्चर्स एंड प्रोफेशनल्स कैन इफेक्टिवली leverage data to inform decision making and improve healthcare outcomes। तो वो क्या कह रहे हैं कि जब आप इन चीज़ों को समझ लेते हैं, इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को, तो जो प्रोफेशनल्स होते हैं या बायोस्टैटिशियंस होते हैं, फिर इन चीज़ों को जब पढ़ लेते हैं, डिसएडवांटेजेस को एडवांटेजेस को, तो फिर उनको पता होता है कि किस तरह से किस टाइम उन्होंने ये डाटा यूज़ करना है या नहीं करना है। क्योंकि जब उनको पता होगा कि इसके एडवांटेजेस ये हैं, डिसएडवांटेजेस ये हैं, तो वो उसके मुताबिक ही काम करते हैं अपना। यहाँ तो समझ आ गया। जी मैम। जी मैम। आज का लेक्चर तो बहुत आसान था, सिर्फ ऑर्गेनाइजिंग और डिस्प्लेइंग डाटा था। बाकी जो मैंने आपको इसके कंटेंट्स बताए हैं कि हम जो डिस्कस करेंगे मजीद आगे, वो ये करेंगे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस को, हिस्टोग्राम्स को, बार चार्ट्स को, फिर आगे फर्दर इनको हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन ये बहुत इजी टॉपिक है जो आज कल आपके चल रहे हैं। ये तो अभी स्टार्टिंग है ना, इसलिए तो आप इसको साथ साथ रीड आउट कर लीजिएगा। मैं आपको बता रही हूँ कि आज का जितने भी लेक्चर मैंने आपको पढ़ाए सिर्फ एमसीक्यूज के लिहाज से है, तो आप इसको वैसे ही प्रिपेयर कीजिएगा। ठीक है। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन है आज के लेक्चर के हवाले से, वो पूछ सकता है। एनीवन एल्स? नो मैम। समझ आ गया सबको इजीली? जी मैम। ओके, थैंक यू सो मच।